अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट एलिज़ा के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से और मस्बत सोच के साथ कर चुके होंगे। अच्छा जी, कुछ लोगों का वीकेंड जो है उसका तो आगाज़ हो जाएगा आज शाम से ही। कुछ लोगों के वीकेंड का आगाज़ होगा कल से। तो वीकेंड्स पर कोशिश किया करें कि अपनी फैमिली को टाइम दिया करें। पेरेंट्स कोशिश किया करें कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि आज के दौर में पेरेंट्स जो हैं, पहले तो सिर्फ फैमिली में अगर एक बंदा भी कमाता था तो गुजारा चल जाता था क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आप देखें अब तो फैमिली में जितने लोग हैं उतने लोग ही अगर अर्निंग फ़ेज़ में हों तो फिर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो आज की ख़वातीन, मुझे ये खुशी होती है कि आज की ख़वातीन भी जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रही हैं। वो घर से अपना बिज़नेस चला रही हैं बैठ के, वर्किंग वुमेन्स हैं। फिर आज के बच्चे में भी बड़ा शौक़ है। जो हम आज का बच्चा देखते हैं, स्टूडेंट देखते हैं, स्कूल में चले जाएं या हमारे घर में भी जो बच्चे हैं उनके अंदर एक शौक़ है स्किल सीखने का, कुछ करने का, काम करने का। तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करें। हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग्स में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, कोई स्किल है उनके पास या फिर कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी देनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जिनका वीकेंड आज शुरू होने वाला होगा वो जो है इस वीकेंड को एंजॉय करेंगे और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारेंगे, क्योंकि वक्त गुजारना एक दूसरे के साथ बड़ा अहम है और रिश्तों को बड़ा करीब कर देता है। और आज की ज़िंदगी में जहाँ हर इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं, अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाते हैं, वालिदैन कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो इस वक्त में ज़रूरत है कि आप रोज़ दिन में कोई ऐसा वक्त निकालें जहां आप अपने बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ बैठें, अपनी रोज़मर्रा की बातें शेयर करें। और वीकेंड जो है वो सबसे अच्छा एक टाइम होता है जहां आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में हम बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आज के बच्चे के लिए स्किल कितना ज़रूरी है और स्किलफुल इंसान ज़िंदगी में कितना कामयाब हो सकता है। उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मसूद चौधरी साहब, जो कि चेयरमैन पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करना आपने मुनासिब समझा, जो कि आज के इस टाइम में बड़ा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जी, इसी के साथ साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर और एंकर पर्सन है रूही टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ुहैब आप? ज़बरदस्त, फाइन। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। कुछ लोग तो वीकेंड का आगाज़ जो है वो आज शाम से कर देंगे और जिनको मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन कुछ लोगों के वीकेंड का आगाज़ जिस तरह हम जैसे लोग हैं उनका जो है वो सैटरडे यानी कल से स्टार्ट होगा। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी भी होती है सर जब मैं ये बात करती हूँ कि हमारे हर बच्चे में, स्टूडेंट में कुछ सीखने की ख्वाहिश है, कुछ करने की ख्वाहिश है। ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन की अगर हम बात करें तो वो अगर घर भी बैठी हैं, उनके पास अगर तालीम नहीं भी है तो उनके अंदर भी ख्वाहिश है कुछ करने की। तो आप चूँकि पूरे पंजाब के वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे जहाँ तालीम और चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ गैप है बहुत ज़्यादा, जो कि हमारी अपनी वजह से भी है, जो कि कुछ गवर्नमेंट की जानिब से भी है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे नौजवानों के लिए जनूबी पंजाब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी अहमियत को आप कैसे देखते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे इस खित्ते में वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का होना? बहुत अच्छा आपने बात की है। ये वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, ये एजुकेशन है, ये वर्ल्ड ओवर जो है वो ये मोस्ट सॉट आफ्टर है। ठीक है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें तो वोकेशनल एजुकेशन ये बहुत मैंडेटरी कर दी गई है स्कूलों में भी। और जो हमारे पाकिस्तान है या पंजाब है, इसमें भी इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। अब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जो नहीं जा सकते थी, इसीलिए ये इदारा बनाया गया था 1998 में, और इसने माशाल्लाह को 10 लाख के करीब बच्चे बच्चियाँ ट्रेन किए हैं। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ख़वातीन की रेशो 51% है और 49% जो है वो मेल स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें मुख्तलिफ ट्रेड्स सिखाए जाते हैं और कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें फ़ौरन आपको या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप खुद जा सकते हैं, यानी अपना कारोबार कर सकते हैं।
और दूसरा ये है कि आपको जॉब जो है वो अश्योरेंस होती है एक किस्म की। जब से मैंने यहाँ टेक ओवर किया है तो साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मुख्तलिफ NGO जिस तरह नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है उनके साथ मिल के एक्सक्लूसिवली बच्चियों का प्रोग्राम किया है हमने शुरू। उसमें उनको हुनर सिखाया जाता है जी, और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट की जाती है। सबसे बड़ी अच्छा, प्लेसमेंट भी की जाती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मॉडल है इसमें यह है कि तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, यानी कि अगर वो ऐसा कोई ट्रेड सीखें जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो उस रेलेवेंट इंडस्ट्री में फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ जाके बच्चा या बच्ची वहाँ काम करता है और 2 महीने की वो काम करेगा तो फिर उसको सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। और उसमें तकरीबन हमारा जो रेशियो है साउथ पंजाब में ये 60% से ज़ायद है, जिसमें बच्चे बच्चियाँ इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। अच्छा जी। अच्छा सर, साउथ पंजाब में ऑलमोस्ट कितने इदारे हैं, तादाद कितनी है वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, और फिर क्या वो तादाद यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी है? मतलब वो क्या इन डिमांड्स को या जो रिक्वायरमेंट है वो उनको फुलफिल कर रही है? मैं समझता हूँ कि हमारे टोटल तो 188 है इदारे हैं और जो सारे मुल्क में फैले हुए हैं, जिसमें साउथ पंजाब भी प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। लेकिन साउथ पंजाब में हमने ये किया हुआ है कि जितने हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमने एक स्टडी करवाई थी जिसमें देखा गया था कि इस इलाके के बच्चे बच्चियाँ किन ट्रेड्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो अभी रिसेंटली जो मैंने वज़ीर आला पंजाब ने ये इदारे की तश्कील के 25 साल बाद हुआ है कि उन्होंने हमें पूरी फंडिंग दे दी है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एलोकेशन हुई है। 4 अरब से ज़ायद जो है ना वो एलोकेशन हुई है, जो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के डोमेन में बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा उन्होंने ये किया था कि इन्होंने अपने जितने हमारे टिबेट रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे या इसमें जो इदारे थे उनको यकजा कर दिया है, मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट के अंडर कर दिया। तो साउथ पंजाब को हम अब फोकस कर रहे हैं। इसमें जितने ट्रेड्स हैं, जिस तरह वेल्डिंग है या प्लम्बिंग है या इवन एयर कंडीशनिंग है, तो इस तरह के टेक्सटाइल है, ICT तो डेफिनेटली बहुत पॉपुलर है बच्चियों में, वो उसमें वो सीखती हैं क्योंकि फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकती हैं। और ये जो ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हैं इसमें कॉस्मेटोलॉजी के, वो भी बड़े वो शौक़ से आती हैं। और इसी तरह ये जो इंडस्ट्रियल स्टिचिंग है अब इस तरफ भी माइल कर रहे हैं हम इनको। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये सिर्फ उन बच्चे बच्चियों के लिए नहीं है अपॉर्चुनिटी कि जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको कोई माशी सूरत हाल। हाँ, असल में सर होता ये है कि हम शायद हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम इस चीज़ को वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जोड़ देते हैं उन लोगों के साथ, या तो जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम होती है या फिर जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं और वहाँ से कुछ सीख लें। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये मिथ है या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कि वाकई वेल एजुकेटेड होते हैं, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं? देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी दुनिया में जो फास्ट ट्रैक हो गई है, तो इसमें जितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उनके लिए भी वोकेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर मास्टर्स करने भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको ये बड़ा हेल्पफुल होता है बहुत ज़्यादा। और एक डिग्निफाइड तरीके से आप वहाँ अपने रोज़गार जो है वो अर्न कर सकते हैं, माँ बाप पे कम जो इन्हिसार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा यूज़फुल चीज़ है जो अगर आपको हैसियत पेशा भी अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप एडिशनल स्किल के तौर पे इसको सीख सकते हैं। ठीक है सर, ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो जनूबी पंजाब में हमने ये चीज़ देखी भी है कि ख़वातीन को या तो काम करने की इजाज़त नहीं होती, जो बैकवर्ड एरियाज़ की अगर हम बात करें, अगर होती भी है तो फिर घर से बाहर नहीं निकल पाती, या कुछ लोगों के जो शौक़ होते हैं वो ऐसे ही दब जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है वो ख़वातीन की शमूलियत को वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बढ़ाने के लिए क्या ऐसे इक़दाम कर रही है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन सी ऐसी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि ख़वातीन की शमूलियत इसमें बढ़ाई जा सके? ये जो ख़वातीन हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैंने बात की है, इनमें हमेशा रेशो इनकी ज़्यादा रही है और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, बच्चियाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं और फिर ये कि उनको जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जॉब के लिए भी हम पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, यानी जिस तरह जो टैबूज़ हैं या इसकी वजह से
या उनकी ऐसी माशी हालात हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो घर के अंदर बैठ के भी वो अपना काम कर सकती हैं। तो ये काफ़ी फैसिलिटेशन है। इसमें हमारी कोलैबोरेशन है मुख्तलिफ महकमों के साथ भी, और NRSP का मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसी तरह वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हम मिलके काफ़ी जो है ना उसमें ट्रेड्स में हम काम कर रहे हैं। तो ये एक मेरी तमाम बच्चियों से, ख़वातीन से ख़ास तौर पे ये मैं गुजारिश करूँगा कि ये ज़रूर, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं या उनको कोई माशी मामलात में कोई दिक्कत आ रही है, ज़रूर कोई ना कोई स्किल सीखें। ये फाइनेंशियल एमेंसिपेशन जो है ये बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, ख़ासतौर आज के इस टाइम में जहाँ पे आप देखें फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे से इस सोसाइटी में सरवाइव कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे कि स्किल्स होना आज के वक्त में, चाहे वो ख़वातीन हो, मर्द हों, बच्चे हों, उनमें बहुत अहम है। चाहे आप अपने मुल्क में काम करें, चाहे आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आपके पास स्किल होगा तो आप एक डिग्निफाइड पोस्ट पे जो है वो जॉब कर सकते हैं। अच्छा ज़ुहैब, आपकी तरफ मैं आऊँगी और आपसे मैं इसी, क्योंकि हम स्किल्स पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्किल्स के ऊपर हमारी गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। अब देखें तो IT पार्क बनना था मुल्तान में, बिल्कुल, तो क्या वो बन चुका है और उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है या प्रोसेस में है, वो सारी डिटेल्स हमें बताइएगा। लेकिन अब ये कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। जाहिदा हैं खानेवाल से, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल लेंगे हम। अच्छा, तब तक आप हमें गाइड करें कि ये जो IT पार्क था मुल्तान में, इसकी क्या सूरत हाल है करंटली और इसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज का हमारा, और आई थिंक इसकी ज़रूरत भी थी। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन भी करना चाहूँगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से, और चौधरी साहब जाहिर सी बात है हमसे बेहतर बता सकते हैं, और हमारा भी है कि हम सारा दिन लोगों में रहते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी रहते हैं, और हमें भी हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इस हवाले से लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरह एजुकेशन एक बिज़नेस बन चुका है, बदकिस्मती से कारोबार बन चुका है, और इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि एक गरीब आदमी के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। क्यों कि आप किसी तालीमी इदारे में जाते हैं तो वहाँ पर आपको तरह तरह के जुर्मानों का सामना करना पड़ता है, आपको सेमेस्टर से ड्रॉप कर दिया जाता है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो उस पर आपके लिए एक ववेला बन जाता है। आप वो इंस्टीट्यूट ये नहीं देख रहा होता कि उस स्टूडेंट ने जो है वो लाखों रुपये आपको दिए हुए हैं और आप उससे और पैसे हासिल करने के लिए जो है उसको फंसाते हैं। तो ये एक बिज़नेस की तरफ चीज़ें जो हैं वो चली गई, और एक रियलिटी बेस है। और बहुत सारे जो हमारे टीवी से उस तरफ कैमरे से पीछे हमें लोग सुन भी रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को जो है वो देखेंगे। अच्छा, फंड्स की मद में भी बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं ना। फंड्स की मद में भी बहुत अब देखिए, एक बच्चा अगर एक कोई गरीब, आप समझ लें या मिडिल क्लास मैन जो है वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट इदारे में भेज देता है बिल्कुल पढ़ाई के लिए, क्या होगा कि आज आप फलां फीस जमा करवा दें, आज आप स्टेशनरी फीस जमा करवा दें, आज आप पेपर्स का करवा दें। हाँ, फिर अच्छा उनका शायद लिंक होता है, आपने फ़लाँ जगह से वो लिख के देते हैं कि फ़लाँ जगह से ही आपने यूनिफॉर्म लेना है, फ़लाँ जगह से ही आपने अपनी किताबें लेनी है, फ़लाँ जगह से ही आपने अपने पेरेंट्स समझते हैं शायद यहीं से हमें मियारी मिलेगा और यहीं से हमें वो मिलेगा, हालांकि आपको और भी जगहों से चीज़ें जो है वो सस्ती मिल सकती है। तो वो देखें ना, एक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरीके से ये शक्ल इख्तियार जो है वो कर चुके हैं, ओनली फॉर मनी। इसी के अगर हम अगेंस्ट देखें तो हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग मौजूद है, जहाँ पर आपने कोई पैसा नहीं लगाना, ये आपको कुछ महीनों का कोर्स है। हाँ। तो ये इससे आप पैसा कमा के मुल्क की जो मईशत है उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा हाँ। ज़ुहैब, कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। जवाद हुसैन है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बताइए, क्या हाल है आपका?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। मैं चेयरमैन साहब से सवाल पूछना चाह रहा था कि मेरा जी, जी। छोटा भाई है, उसने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है 1 ईयर का VTI से। जी, जी। तो अब मुझे पता चला है कि VTI ने कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुल्क से बाहर भेजते हैं। तो उसके लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे छोटे भाई को मिल सकती है या इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको मिल सकती है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी रेलेवेंट बात की है इन्होंने। ये नया इनिशिएटिव है एक पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का, कि जिसमें हमने खुद भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइसेंस जो है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, जो फाइनल स्टेजेस पे है। ठीक है। सरेदस्त हम कोशिश करेंगे। इस साल मेरा टारगेट ये है कि 10,000 बच्चे बच्चियाँ जो PVTC से पास आउट होंगे, अगर वो ख्वाहिशमंद हो बैरून मुल्क जाने के लिए, तो उनको हमने भिजवाना है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ जितने ऑलरेडी काम कर रहे हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयर, उनके साथ हम राब्ते में हैं। कईयों के साथ हमने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस लेवल पे भी MOU साइन किया हुआ है। और गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि कोई इनको फैसिलिटेशन के लिए जो है वो एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, जिसमें बच्चा बच्ची जो भी जाना चाहेगा उसको जो है अपफ्रंट जो है उसके तमाम अखराजात इंक्लूडिंग एयर टिकट वगैरह भी जो है ना मीट विद की जाएगी। और जो बच्चा वहाँ जब उसकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी तो उसमें से बड़ी एक छोटी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिडक्ट करवाना शुरू कर देगा। तो ये एक नए मराहिल में है, लेकिन हमने अपने तौर पे PVTC के कई बच्चे बच्चियों को, यानी इस वक्त हमारे तकरीबन 200 के करीब बच्चे बच्चे इस साल भी, यानी कि आफ्टर जून वो बच्चे बाहर चले गए हैं। पिछले साल भी मैंने ट्रायल के बेसिस पे कुछ बच्चों को भिजवाया था, जो तकरीबन 8-9 बच्चे थे वेल्डिंग कोर्स में, जिसमें साउथ पंजाब के भी बच्चे शामिल थे। उनमें हमने फिलंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके NRSP के साथ मिलके, तो हमने उनका कोई खर्चा नहीं होने दिया था, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भिजवाया खालिद था। साहब, ख़वातीन के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? इस वक्त हमारे जो मैंने पूरा डेटा कंफर्म किया है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से कि ओवर द इयर्स हमारे 35,000 के करीब बच्चे बच्चियाँ बाहर काम कर रहे हैं, जिसमें 500 बच्चियाँ भी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और अब मज़ीद जो बच्चियाँ जाना चाहती हों उनके लिए भी देर मोस्ट वेलकम। एक लेवल होता है, मतलब सऊदी अरेबिया में जाने के लिए एक तकामुल टेस्ट होता है, वो पास अच्छा। करना होता है। उसमें तकामुल सेंटर पहले तो प्राइवेट सेक्टर में थे, अब हमने यानी कि PVTC जो VTI मुल्तान है उसको हमने तकामुल सेंटर डिक्लेयर करवा दिया है। अच्छा, अब बच्चे बच्चियाँ यहाँ भी अपीयर हो सकती हैं। ठीक तो है। ये एक फैसिलिटेशन है कि जिसमें आपको लाहौर नहीं जाना बिल्कुल। पड़ेगा या कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, बच्चियाँ डेफिनेटली अप्लाई कर सकती हैं। और हम पर कोशिश कर रहे हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है? देखें, ये जो बाहर जॉब्स होते हैं, ऑनलाइन जॉब्स आते हैं मुख्तलिफ, ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, उनके पास भी इसकी अवेलेबिलिटी होती है। अब ठीक हमने है। उनके साथ लाइजन कर रहे हैं ताकि हमारे पास रेडीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो, जो हम अपनी वेबसाइट पे ठीक और है। तमाम हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे एरिया मैनेजर्स को ये कन्वे करेंगे कि इस कैटेगरी की, ये स्ट्रेट के ये जॉब अवेलेबल है, ठीक ये है। इसकी प्री क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया है। तो इंशाल्लाह वहाँ से ये बच्चे बच्चियाँ वहाँ से ये पिक ठीक है कर जी, सकते हैं। एक कॉलर लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैं आपका? हसान बोल रहा हूँ जी। हसान बोल रहा हूँ बकर से। जी हसान, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है जी स्किल्स के हवाले से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एडमिशन की क्या पॉलिसी है और कब कब एडमिशन ओपन होते हैं, और एक मेरे जैसा आम आदमी उसको कैसे पता चल सकता है कि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन हो रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है, साल में 2 दफ़ा होता है। इसके 2 सेशंस होते हैं, एक दिसंबर ऑनवर्ड यानी कि एंड जून तक होता है, और दूसरा उसके बाद फ़ौरन जो है अगस्त से शुरू कर दिया जाता है। अभी तो एडमिशन्स का सिलसिला जारी है। एडमिशन होते रहते हैं सारा साल अच्छा। ही। तो इसमें एज की भी हमारा को बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। 18 साल से लेके 35-40 साल तक जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी है। अच्छा, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 35-40 साल तक जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि हर वो इंसान जो कोई स्किल सीखना चाहता है 35-40 साल की उम्र में भी वो भी आके सीख सकता है। बिल्कुल, और इसमें ख़वातीन के लिए मज़ीद भी हम रियायत कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है कि बच्चे बाहर आते हैं और सर, अपने एक दफ़ा मेरा जाना हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, यही मुल्तान में, तो मैंने वहाँ पे खुद देखा भी सही कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी थे। बिल्कुल, हमने ये Which जो was very amazing हाँ। experience for me, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा
कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी थे और वो भी सीख रहे थे और उनमें कुछ करने की ख्वाहिश थी और हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हम उनको भी मौके फराहम कर रहे हैं कि जी आप भी कुछ सीखें और आप भी काम करें। ये आपने ट्रांसजेंडर्स की बात की, हमने काफ़ी बैचेस ट्रांसजेंडर्स के जो है ना यहाँ से पास आउट हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरह कल मैं खानेवाल में था वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ मैंने एक स्पेशल बच्ची बोल नहीं सकती थी, उसने इशारों से मुझे बताया कि वो क्या काम कर रही है कंप्यूटर का, और डिप्टी कमिश्नर भी चूँकि खानेवाल वहाँ आई हुई थी तो हमने अप्रिसिएशन के लिए उनको कहा कि इसको इनाम आप दें आप अपने तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसको तो स्पेशल एजुकेशन में बच्चे ट्रांसजेंडर्स या कोई भी बात हो, किसी में हैंडीकैप हो बच्चा, हमें हमारे लिए कोई इशू नहीं होता। इस साल मेरा टारगेट है 75,000 बच्चियों को जो है ना ट्रेन एनरोल करने का। हाँ, पिछले साल हमारा जब मैंने ज्वाइन किया था तो 38,000 था उनके पास, लेकिन अब आप डबल करना चाह रहे हैं। मैंने डबल इंशाल्लाह हो जाएगा, शायद इससे भी ज़्यादा चले जाए इंशाल्लाह। चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा सुहेब, मैं आईटी पार्क की बात कर रही थी लेकिन फिर से कॉल आ गई है और कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। आलियान है लिया से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताइएगा क्या सवाल है आपका? मेरा जी मोहतरम चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि आप जो हुनर बच्चों को सिखाते हैं अपने सेंटर्स में, उनके बाद आप उनके बाद प्रोसेस क्या है? दोबारा रिपीट करिएगा सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि जो हुनर बच्चों को आप अपने सेंटर्स में सिखाते हैं जी, उस सिखाने के बाद उनको आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं जी, एक तो मुझे उसका प्रोसेस बता दें। ठीक है। दूसरा आपके जो तकामुल सेंटर्स हैं पंजाब भर में, जी जी जी, वो कहाँ हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये जो तकामुल सेंटर्स है ना, ये अभी हमने शुरू किया है रिसेंटली। इसमें मुल्तान में है, लाहौर में है, साहिवाल में है, बाकी जगह भी हमारे कई जगह जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मुतलका अथॉरिटी जो है ना वो अलाउ करती है। तो वो अगर आपकी लेबॉर्ट्रीज़ अपग्रेडेड हों और एक ख़ास लेवल पे हों तो जहाँ वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इसमें बार्बर से ले के हर ट्रेड का टेस्ट होता है। अच्छा। तो ये मुख्तलिफ ट्रेड्स वाइज जो है ना वो उसको तकामुल टेस्ट की इजाज़त मिलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने कहा कि बाहर भेजने का क्राइटेरिया क्या है। बेटा ये जो बाहर भेजते हैं ना वो हम उसका क्राइटेरिया फ़िक्स नहीं करते। उसका जो एम्प्लॉयर होता है, मिसाल के तौर पे अगर ओमान में जाना है तो वहाँ की जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयर होगा वो उसको गवर्नमेंट ने बताया होगा या इंडस्ट्री ने बताया होगा कि इस किस्म के हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ट्रेंड चाहिए, अनट्रेड चाहिए, स्किल्ड चाहिए, क्या लेवल चाहिए। तो नॉर्मली ये होता है कि बच्चियाँ फ़ॉरेन एलिजिबिलिटी उनकी मुश्किल होती है, तो जो एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना उसके बाद फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी उनको आ जाता है और वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं कहीं काम करने के लिए। हमने अभी ये कोशिश की है कि एक तो हम अपना जो करिकुलम है वो तमाम कोर्सेज़ का वो अपग्रेड कर रहे हैं मरहलावार, ज़बरदस्त, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट कर सके। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने लेबॉर्ट्रीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी मैग्नेनिमसली मुझे जो है ना पिछले साल भी पैसे दिए हैं जिस पे 375 लैब्स हमने अपग्रेड किए हैं। मिसाल के तौर पे जनूबी पंजाब में अगर रहीम यार खां को लिया जाए तो जो खलीफा हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ वेल्डिंग के कोर्स में हमने सिमुलेटर भी इंस्टॉल किया है। यानी कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो एक्सेप्टेबल है वेल्डिंग के लिए जीसीसी कंट्रीज़ में भी, सऊदी अरेबिया में भी और यूरोप में भी और साउथ फार ईस्ट में भी। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बेहतर से बेहतर मौके दिए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ज़ुहेब, अब आईटी पार्क के बारे में हमें शॉर्टली बता दें कि क्या वो इन प्रोसेस में है और कब तक उसकी तकमील देखें। आईटी पार्क का ये है कि उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है वो लगा हुआ है कि आईटी पार्क जो है वो बन जाए। उसके साथ साथ हमारे जो एमएनए अली कासिम गिलानी साहब वो भी उस पर लगे हुए हैं कि जो है वो आईटी पार्क जो है वो बन जाए। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। उसका जो पैसा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 अरब जारी किया था, वो अभी तक जो है वो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो पड़ा है। मुझे लगता है आज आपको कॉलर्स बात बिल्कुल नहीं करने देंगे।
कॉलर्स की हमारे साथ दुश्मनी, आप क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, कॉलर्स की आपके साथ मोहब्बत है, और असल में हाँ। बात ये है कि स्किल्स की जब बात आ जाए ना तो हमारी कॉम जो है वो इतना वो वही इंटरेस्टेड IT है पार्क भी सीखने उसके के लिए बहुत ज़्यादा हाँ ज़रूरी जी। है। और जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि आज जो हमारी दूसरी एजुकेशन है, डिग्रीज़ के हवाले से हम इतना लाखों रुपए लगा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी डिग्रीज़ जो हैं वो रख के बैठे रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग्स के हवाले से, 2 माह 3 माह 6 माह जितने भी होते हैं, तो वो आपको स्किल्ड भी बना देते हैं, आपको हुनरमंद भी बना देते हैं। वो एक नेमत भी है, उससे ना सिर्फ आप पाकिस्तान में कमा सकते हैं, लेकिन आप बाहर भी जाके कमा सकते हैं और अपने ख़ानदान की एक अच्छी कफालत भी जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बजाय ऐसे कि आप लोग जो हैं वो, हम ये नहीं कह रहे कि आप डिग्रीज ना करें और वो ना करें आप करें, लेकिन हम अगर बाहर मुल्क की बात करें तो वहाँ पर डिप्लोमा स्टडी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, डिप्लोमा वहाँ पर भी डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ से जो बच्चे जाते हैं और जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे होते हैं, वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब लाजमी करते हैं। बिल्कुल कर रहे होते हैं, बिल्कुल। तो बाहर के ममालिक में भी जो बच्चे जाते हैं, हमारे UK स्टडी करने के लिए रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर डिप्लोमा स्टडी को ही फोकस जो है वो दी जाती है, इंस्टेड ऑफ के आपने फाउंडेशन स्टडी की तरफ जाना है, मीन्स के आपने जो है वो जो हमारी रूटीन की एक डिग्री होती है, तो वहाँ पर भी यही चांसेस हैं कि IT पार्क बन जाएगा मुल्तान में? अभी तक तो चांसेस ही हैं। अच्छा, अभी तक सिर्फ जुबानी कलामी बातें हो रही हैं, पर वो उसमें कोई इंतजामी मसाइल हैं। अभी मिनिस्टर साहब से भी जब बात की तो वो इजलास भी हुआ, वाइस चांसलर IBS सक्खर यूनिवर्सिटी आए हुए थे, उनसे भी मैंने इंटरव्यू जब किया तो उन्होंने बताया कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 1 अरब दिया हुआ है, वो अभी तक उस जो उधर यूनिवर्सिटी ही में ही जो है वो पढ़ा है। तो कुछ प्रोविंस के भी आपस के जो कुछ इशूज़ हैं वो जैसे ही वो हल होंगे उसके बाद IT सेंटर बनेगा, और IT सेंटर हमारे इस खित्ते की जो है वो ज़रूरत है। और यहाँ का नौजवान जाते हैं, यहाँ का नौजवान आरफा क्रीम टावर में जो है वो मौजूद है, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, इस्लामाबाद की कुछ सेंटर्स में मौजूद है। तो जब वहाँ का नौजवान अपने ही खित्ते में काम करेगा, नौकरियाँ भी पैदा होंगी, स्किल भी डेवलप होंगी और मज़ीद तरक्की। बिल्कुल ज़ुहैब, कल हमारे शो में एक गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बताया कि जी जनूबी पंजाब में आप बहावलपुर ले लें, खानेवाल ले लें, मुल्तान ले लें, ऐसे शहरों में आपको IT एक्सपर्ट्स जगह जगह बैठे हुए मिलेंगे। और उन्होंने एक स्पेसिफिक परसेंटेज बताई जो कि अपर पंजाब से ज़्यादा थी। नहीं, अपर पंजाब से बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो साउथ पंजाब के, जो यहाँ के खिते के लोग वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो जब यहाँ के खिते को यहाँ सर्व करेंगे तो डेफिनेटली उसको पाकिस्तान को तो एडवांटेज होगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि फ्रीलांस जितने भी हैं, फ्रीलांसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बाहर के ममालिक में अपनी सर्विसेज देते हैं, वो तमाम लोगों की परसेंटेज जो है वो जनूबी पंजाब की है उन लोगों की। बिल्कुल ऐसे। कॉलर एक हमारे साथ लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। जाहिदा है खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बस ये जी रोही चैनल की तो मैं इस बारे में तारीफ करूँगी कि ये हमारे ये छोटे छोटे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमारे आवाम के मसाइल हैं और एजुकेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको ऐसे प्रोग्राम करने पर। दूसरा मेरा चेयरमैन साहब से ये सवाल है कि आप अपने इन इदारों को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें, क्योंकि ये इदारे जो हैं जो अपना काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन छोटे शहरों में ऐसे कोई रोजगार के सिलसिले मौजूद नहीं है या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर मौजूद नहीं है जहां बच्चे जो हैं बाकायदा तालीम हासिल करके, ट्रेनिंग हासिल करके अपना रोजगार हासिल कर सके। तो इन इदारों की बिल्डिंग, इनके तमाम जितने भी इनके शोबे हैं उन शोबों में अच्छी फैसिलिटीज फराहम करें। और हमारे चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि यहाँ का जो स्टाफ है या अमला है वो हाईली क्वालिफाइड करें ताकि यहाँ पे ट्रेन टीचर्स मुयस्सर हों। बिल्कुल ऐसा ही है जी। इन बच्चों को बेहतर रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल हासिल हो। बहुत शुक्रिया जाहिदा आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैं अभी बात करने भी वाली थी, लेकिन उन्होंने कर ली कि जो टीचर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है उनका क्राइटेरिया क्या होता है, और टीचर्स के आप किन क्राइटेरिया और कौन सी ऐसी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो अगर फुलफ़िल हो सके तो टीचर्स को आप अपॉइंट करते हैं। ये अपॉइंटमेंट तो एक TDS अमल है, इसमें हर पोस्ट की मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन है। ठीक है। और ये अब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही हम करेंगे जब नई भर्ती करेंगे। वक्ती तौर पे तो हम थर्ड पार्टी या पार्ट टाइम जो है ना एंगेज करते हैं जहाँ पोजीशंस वेकेंट हो। जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का, तो मैंने जो जिक्र किया था कि हमने लेबॉर्ट्रीज़ अपग्रेड कर रहे हैं। जो स्टाफ है
उसमें ना सिर्फ मतलब कि अगर कंप्यूटर्स हैं तो हमने 1200 हाई स्पीड कंप्यूटर्स जो है ना मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में प्रोवाइड किए हैं, लेकिन सबसे पहले अपने स्टाफ को ट्रेन किया है उनकी, और रिगरस ऑन जॉब ट्रेनिंग की है। स्टिचिंग में है तो अपने जो इंस्ट्रक्टर स्टिचिंग के रिलेटेड है उसी की ट्रेनिंग पहले की है। इसी तरह तमाम फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बाहर भिजवाने के लिए हमने 45 प्लेसमेंट ऑफिसेज जो हैं उनको एक्टिवेट किया। अच्छा। और इस वक्त मैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ बैच वाइज। 25 जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो उसमें उनको बताया जाएगा कि बाहर बच्चे को भिजवाने के लिए क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, जो कॉलर ने अभी अपना मशवरा दिया था, हम डेफिनेटली फोकस कर रहे हैं। और जिस तरह हमारा PVTC का यानी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का मॉडल है, हर VTI के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना हुआ है जिसमें कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको हेड करता है। अच्छा। और उसके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं उस इदारे को चलाने के लिए, यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं होता मेरे पे कि मैंने कोई लाहौर से उनको मंजूरी देनी है। तो ये हम पूरा फोकस किया हुआ है और कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, MOU साइन किए हुए हैं इंडस्ट्री के साथ। जो थोड़ा पहले गैप था कुछ हमारा इंडस्ट्री के साथ, एग्जैक्टली इंडस्ट्री के साथ एतमाद बहाल करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो नीड्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है उस पर पूरा आना। तो हमने अपना कोर्स को भी कंपेटेबल किया है उनकी डिमांड के मुताबिक, और ट्रेनिंग को भी उसी तरह हमने डाला है, और इसलिए हमारी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। ठीक है ज़ुहैब, मुझे बताइएगा कि FBR में जो सालाना टैक्स जमा कराने की तारीख जो है वो कब की है, आखिरी तारीख जिसमें आवाम जो है वो टैक्स जमा करवा सकती है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो सालाना टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो रिटर्न्स हम जो फाइलर्स हैं वो अपनी पे करते हैं, तो हर साल उसकी तारीख जो है वो 30 सितंबर होती है। तो इस बार भी उसकी तारीख जो है वो 30 सितंबर है सालाना गोशवारे जमा करवाने के हवाले से। 30 सितंबर? हाँ, 30 सितंबर, और आज आई थिंक 22 अगस्त हो चुकी है, तो एक महीना और कोई 8 दिन जो है वो बाकी है। और पहले से ही कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने टैक्स जो हैं गोशवारे अपने रिटर्न्स जो हैं वो पे कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से टाइम नज़दीक होता जाएगा उस टाइम तक हमें ये भी देखने में आता है कि FBR का सिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है, बैठ जाता है, तो फिर लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना अभी भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है लोगों को। वो पिन पासवर्ड के हवाले से लोग अपना पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं, तो दोबारा से वो दोबारा से उस पासवर्ड को हासिल करने के लिए फिर एक ज़रा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसेस है वो, तो उस प्रोसीजर से जो है वो उनको गुजरना पड़ता है। तो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सालाना गोशवारे जमा करवाएं, अदरवाइज़ फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद रहता है पेनल्टीज़ का, सज़ाओं का और दूसरे मामलों का। ठीक है जी, उससे बचने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है, आप 30 सितंबर से पहले अपने टैक्स जमा करवा दें। और इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो उनकी जो कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, वो कहीं भी एक फुल स्टॉप नहीं लग रहा। फिर ये कि आम आवाम तो उससे डिस्टर्ब हो रही है, वो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन जो हमारा सनती तबका है, एक तरफ हम कहते हैं कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, लेकिन फिर जो हमारा सनती तबका परेशान बैठा है बिजली की कीमतों की वजह से, पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो बढ़ती जा रही हैं रोज़ बरोज़, तो उसको किस तरह से हल किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मौजूदा सूरत हाल में कि जहाँ पर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को देखें या फिर बिजली की कीमतों को देखें। अब तो चले हम वो गर्मी वाला एक जरा सिस्टम जो है वो निकाल आए हैं, अब सर्दियाँ भी जो है वो जो मेजर गर्मियों का टाइम वो हम निकाल आए हैं। हाँ, तो अभी भी लोग सोलराइजेशन की जानिब जो है वो जा रहे हैं। हमने खुद अभी अपना सोलर जो है वो इंस्टॉल करवाया। अच्छा, बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आप जो है वो उसके देखिए बिल्ली आपको इतने आ रहे हैं, अगर घर में एक AC भी चलता है और वो भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स में चलता है, जैसे लोग 12-1 बजे के बाद चलाते हैं कि चलो जो पीक गर्मी का टाइम है उसमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए, उनके भी घरों के बिल 40-40 हज़ार से ऊपर है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल है। अब सोलर के बाद भी लोगों के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। तो जहाँ तक आम की परेशानी है, हुकूमती सतह पर तो सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं और मामला ठीक हैं, ना महंगाई है ना गुर्बत की कोई ऐसी सूरत हाल है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर फिर बहुत से
इश्यूज़ भी हैं और बहुत से लोग इसको सर्वाइव भी कर रहे हैं। और एक बड़ा नंबर है हमारी, एक तो गुर्बत है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और उसका भी वाहिद हल वोकेशनल ट्रेनिंग है। अगर अब वो लड़के जो घर में बैठे बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें घुमा के वहीं आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन इलाकों तक जाना है। हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पे तो लोगों को फिर भी नॉलेज होता है। अब हमें बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अर्बन एरियाज़ में, लेकिन सर वो इलाके, ज़ुहैब मैं आपकी बात से कंटिन्यू कर रही हूँ कि वो इलाके जहाँ पर टीवी जैसी सहूलियात भी नहीं है, लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है वो उन इलाकों के लिए क्या काम कर रही है? असल तो हमें अगर अपने मुल्क को गुर्बत से बचाना है और जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनकी ज़िंदगी को हमें थोड़ा सा बेहतर बनाना है, तो हमें उन इलाकों में पहुंच के काम करना है। तो सर उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? उन इलाकों तक कैसे पहुंचा जा रहा है? वहाँ से बच्चे कैसे लाए जा रहे हैं? देखिए यहाँ बहुत कुछ करने के लिए बहुत अभी करना बाकी है। तो हमारी भी आउटरीच जो है 188 इंस्टीट्यूशंस है वोकेशनल ट्रेनिंग पूरे मुल्क में, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जितने बच्चे बच्चियाँ इस वक्त बेरोज़गार हैं या जिनको अपने फ्यूचर जो है उसमें आगे कोई रोशन पहलू नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उनके पास, हमारे पास भी, यानी कि एक एक पोस्ट के लिए या एक एक ट्रेड के लिए हमारे पास 3 टाइम्स कई दफ़ा एप्लीकेशंस आती हैं। और इसकी खूबसूरती एक तो ये हमारी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और अब हमने शुरू किया है कि जो सेल्फ फाइनेंस पे भी बच्चे बच्चियाँ आना चाहते हैं कि ज़ाहिर है उनको भी हम ना रोकें, और हमने फिर अपनी कैपेसिटी भी एनहांस कर रही है। नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी आपने सोलर की बात की, सोलर की टेक्नीशियन भी हमने जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है उसमें सोलर को एक पार्ट बनाया। इसी तरह मोटरसाइकिल्स हैं, जो ई बाइक्स आ रही हैं, हमने ई बाइक का जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो भी उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया, यानी कि वो भी सीख रहे हैं। इसी तरह मैंने आगे बात की थी कि फाइबर ऑप्टिक्स की, 5G वगैरह आ रहे हैं इस मुल्क में, तो फाइबर ऑप्टिक्स में भी हमने टेक्नीशियन शुरू कर दिए क्लास। ज़बरदस्त, ये हमारे आज के वक्त की ज़रूरत है। तो ये बच्चे बच्चियों के लिए मेरा पैगाम ये है। अब मुल्तान में हमने लाइट इंजीनियरिंग का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बन रहा है, जो अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें चूँकि साउथ पंजाब में बच्चे ज़्यादा हार्डी होते हैं, वेल्डिंग कोर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या वो फील्ड जो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ के बच्चे प्रेफर नहीं करते, तो ये बच्चे बच्चियों के लिए जो है ना एक अपॉर्चुनिटी है। और कोई फील्ड भी इसमें ममानियत नहीं है कि इस फील्ड में बच्चियाँ नहीं आ सकती, इस सारी फीमेल्स भी आ सकती। हमारा जो क्लिनिकल असिस्टेंट का जो एक कोर्स है, जिसमें जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जिस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं, ये 11 22 है, इसमें मैक्सिमम बच्चे बच्चियाँ हमारे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे जाते हैं। अब हमने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी जो है वो मेडिकल टेक्नीशियन का शुरू किया है चंद VTIs में। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है और बहुत कवरेज की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ भी ये गैप है। हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी टीमों को टीम्स तश्कील दे दें जो ऐसे इलाकों में जाएं और वहाँ पे लोगों को गाइड करें, वहाँ पे लोगों को बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को आप वहाँ पे लाएं। और ऐसे इंस्टीट्यूट्स उन इलाकों में होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल, तो आपकी बात ठीक है। ये इसीलिए तो मैं आज आपका ममनून हूँ कि आपने रोही TV पे मुझे बुलाया, जिसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। जिन इलाकों में नहीं भी आपकी कवरेज जाती, डेफिनेटली जो सुन के, ये देख के आपके प्रोग्राम आगे कन्वे कर सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस की हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ काम किया है। लिया बकर इसमें स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए हैं NRSP के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन किसी ज़माने में ये जो ब्लू कॉलर जॉब है ना, जिसको ये हम सारे हमने 60 के करीब ट्रेड जो है ना उसमें बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, तो ये इसको कोई डिग्निफाई नहीं समझा जाता था। लेकिन अब वक्त आ गया, हमारी ज़रूरत बन गई है, हमारी मजबूरी बन गई है। हर बच्ची को, चाहे वो खुशहाल घराने से भी तल्लुक़ रखता है, अपना काम कोशिश करनी चाहिए, फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट वहाँ। अच्छा, फिर उनमें ख्वाहिश भी है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो करें ना, अपना ये बैरियर टैबू तोड़ें और सीखें काम। अच्छा सर, कॉलर लाइन पे हमारे साथ एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मैं जी अली बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कत्याबू खानेवाल से। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है आपका अली? मेरा एक क्वेश्चन ज़ुहैब साहब से है कि एक शख्स जो टैक्स नहीं पे करता, क्या उसके लिए भी रिटर्न जमा करवानी ज़रूरी है? और दूसरा क्वेश्चन चेयरमैन साहब से है कि अगर मैं किसी बच्चे का दाखिला करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, तो कोई रहनुमाई का तरीक़ेकार भी मौजूद है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में? बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। पहले सर आपसे जवाब ले लेते हैं। जहाँ तक हमारा PVTC का
तल्लक है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए आप मुतल्लिका प्रिंसिपल से भी रब्ता कर सकते हैं। वहाँ प्लेसमेंट ऑफिसर, कैरियर गाइडेंस ऑफिसर भी हैं हमारे, तो वो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक बोर्ड बना हुआ है हर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जिसमें प्राइवेट लोग भी मेंबर हैं जिनको एक्सेस आसान होती है। ये आपके लिए एक बड़ी आसानी की बात है कि आप वहाँ पे जाके ये सारी मालूमात ले सकते हैं। ज़ुहैब, आप भी मुख्तसर सा जवाब दे दें क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम है। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर आप टैक्स नेट में मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है फिर टैक्स सालाना गोशवारे जो हैं वो जमा करवाएंगे। अगर आप FPR के रिडार पे नहीं है, उस टैक्स नेट पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं जमा करेंगे। वो फाइलर और नॉन फाइलर वाली कैटेगरी जो आई थी, तो अब वो सब चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो फाइलर हों, और जिनकी सैलरी जो है वो एक ख़ास अमाउंट में है वो भी लोग फाइलर हों। अच्छा, वो तो अगर ये फाइलर है तो हाँ, तो फाइलर्स की भी बड़ी एडवांटेज है। अगर आपने कोई घर लेना है तो आपको उसमें भी बहुत से एडवांटेज है। अगर आप ATM यूज़ करते हैं या बैंक यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको एडवांटेज है। अगर आपने जाते हैं तो आपको बताते हैं कि जब आप बैंक अमाउंट लेने जाते हैं तो वो बताते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ठीक है जी। तो वो टैक्स कटौती के हवाले से जो है इसलिए फाइलर होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच खालिद साहब, आप आए, तशरीफ़ लाए और आपने एक बड़े अहम मौजू पर हमसे बात की। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने भी टाइम दिया। और ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा अहम मौजू। और आज चूँकि जुम्मा भी है और पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। कोशिश किया करें कि आज के दिन में ख़ास तौर पे जो भी आपको किसी के साथ गिले हैं वो आप ख़ुद किसी को माफ़ भी कर दें, और अगर आपके दिल में किसी के लिए है तो आप उसको जाने दें, दरगुज़र करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमारे रब को पसंद हैं और यही वो तालीमात हैं इस्लाम के जिन पर हम चलते आ रहे हैं। अच्छा, जब भी हम दीन की बात करते हैं तो नमाज सबसे पहले आती है। नमाज चूँकि फ़र्ज़ भी है हम पे, और नमाज पढ़ने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। मज़ीद ये कि इसकी अहमियत पर हम बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती आशिक हुसैन साहब, जो कि स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है रब का करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज अल्लामा साहब, आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और देखें तो इस्लाम में उसकी बड़ी अहमियत है। और नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमने पढ़नी है, और उसमें वो कह लें कि कमी कोताही की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि नमाज की अहमियत क्या है। जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपकी जुमला टीम का कि आज इस अहम मौजू पर लब कुशा होने का मौका अता किया। अरकान इस्लाम में से दूसरा अहम रुकन नमाज का है, और ये ऐसी इबादत है कि बकिया इबादात तमाम लोगों पर, जितने अरकान इस्लाम हैं कलमे के बाद, वो सब पर लाजिम नहीं हैं, बल्कि जो लोग उसका इस्तेहकाक रखते हैं, उसकी अहलियत रखते हैं, सिर्फ़ उन पर फ़र्ज़ होता है। मिसाल के तौर पर रोज़ा है तो उस शख्स के लिए है जो मुकीम होगा और जो शख्स खाने पीने की इस्तात रखता होगा। मुसाफिर पे नहीं है, जो इसको सहर व अफ्तार मुयस्सर नहीं है, उस पर रोज़ा नहीं है। हज भी साहिब इस्तात के लिए है, ज़कात भी साहिब इस्तात के लिए है, लेकिन नमाज अमीर है या गरीब, हर शख्स पर फ़र्ज़ है। और ये ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर बुला कर अता की। बकिया जो इबादात हैं वो अल्लाह करीम ने दुनिया में ही उनके अहकाम नाजिल फरमाए। रोज़े का हुक्म, ज़कात का हुक्म, सदक़ात का हुक्म अल्लाह ने दुनिया में नाजिल फरमाया, लेकिन नमाज वो अज़ीम व शान इबादत है जिसका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने आसमानों पर बुला कर ये तोहफ़ा अता फ़रमाया, यानी ये आसमानों से मिला हुआ तोहफ़ा है। और नमाज वो अज़ीम इबादत है जो जितनी भी इबादत हैं उन तमाम इबादतों से अफजल है।
कुरान करीम में 700 से ज़ायद मकामात पर अल्लाह ने इसकी बारहा ताकीद फरमाई है। फरमाया कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। और आपको ये भी मालूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्तदा में 50 नमाज़ें अता हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे पर आप बार बार बारगाह इलाही में जाते रहे और उसमें तख़फ़ीफ़ होती रही, नतीजतन 5 बच गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इस पर भी फरमाया था कि मैं अपनी कौम पर तजर्बा कर चुका हूँ, वो ये 5 भी नहीं पढ़ पाएगी, तो आप एक चक्कर और अल्लाह करीम के हुज़ूर लगा लीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब अपने रब के पास हाजिर होने में हया महसूस होती है। लेकिन अल्लाह करीम जल्ला जलालू ने फरमाया, प्यारे महबूब, हमने आपके लिए उम्मत के लिए 50 से नमाज़ें कम करके 5 तो कर दी, लेकिन उनके लिए जो अजर और सवाब मुकर्रर किया था उसमें कोई कमी नहीं की। आपकी उम्मत नमाज़ें 5 पढ़ेगी और मैं सवाब उसे 50 का अता फ़रमाऊँगा। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी और उसकी इनायत है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्ली शैइन आलमुन, हर चीज़ की एक अलामत होती है, निशानी होती है। तो नमाज जो है ये इस्लाम की और बंदा मोमिन की अलामत है, ये ईमान की निशानी है। फरमाया एक काफिर और मुसलमान के दरमियान जो ज़ाहरी फ़र्क है वो नमाज का है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि नमाज, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्रतु आइनी फ़ी सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। और एक और रिवायत में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही मारूफ़ हदीस मुबारका है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया दुनियाकुम अस्सलास, फरमाया लोगो मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीज़ें पसंद हैं। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी? आपने फरमाया, अत्तीब वन निसाव व कुर्रतु आइनी फ़ी सलात, एक तो खुशबू मुझे पसंद है इस दुनिया में, और दूसरा नेक साले ज़ौजा बीवी यानी ख़ातून खाना जो हम सफ़र ज़िंदगी की होती है, और तीसरी चीज़ फरमाया नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। यानी सरकार ने फरमाया ये 3 चीज़ें मुझे तुम्हारी दुनिया से पसंद हैं। गोया जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडक पहुँचाता है। एक बंदा मोमिन के लिए ये एज़ाज़ किस कदर नुमाया है और कितनी अहमियत का हामिल है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक करार पाए। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे बताइएगा कि नमाज को दीन इस्लाम का सतून क्यों कहा जाता है? देखिए जी, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे ख़ुद दीन का सतून करार दिया है। जैसे कोई इमारत होती है और उसकी बुनियाद उसके सतूनों पर होती है, बिल्कुल जितना सतून उसका पूरी इमारत का वज़न बर्दाश्त करते हैं, उसका ढांचा, उसका क़याम, वो उन सतूनों पर, उन पिलर पर ही होता है। तो नमाज दीन के पिलर्स हैं जिन पे दीन का क़याम है। गोया एक और रिवायत में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु, नमाज दीन का सतून है। फरमाया मन हादमा फ़क़द हादमा दीन, जिसने ये सतून गिरा दिया गोया उसने दीन को गिरा दिया। यानी उसके नज़दीक फिर दीन की इमारत बाकी रह नहीं जाती, क्योंकि उसने जो बुनियादी इमारत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये भी बताइएगा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से देखिए, एक तो अल्लाह को राज़ी कर लेना, फिर उसके रसूल को राज़ी कर लेना, फिर जो उसने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का उस हुक्म की तामील कर लेना। उससे हट के नमाज के जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़रा वो भी हमें बताइएगा कि नमाज पढ़ने वाले को कौन से रूहानी फ़वाइद मिलते हैं और कौन से जिस्मानी फ़वाइद मिलते हैं।
जी, अगरचे ये सवाल में तो बड़ी वुसअत है और इसके जवाब के लिए भी तवालत दरकार है। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, देखिए सबसे बुनियादी बात ये है कि आखिर अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? इसमें अल्लाह को क्या ज़रूरत थी या अल्लाह का फ़ायदा क्या है? भाई हमें उठक बैठक आप रुकू करें, क़याम करें, सजूद करें, सजदे में जाएं, उठें बैठें, इससे रब को क्या हासिल होना है? या रब कोई हमारी माज़अल्लाह इबादत का मोहताज तो नहीं है। हम इबादत करेंगे तो वो उसकी किब्रियाई, उसकी अज़मत बड़ी होगी, अल्लाह बहुत बड़ा होगा। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह की किब्रियाई में, खुदाई में कोई फ़र्क पड़ जाएगा? माज़अल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है। सारी दुनिया के लोग अगर अल्लाह के फर्मा बरदार और नेक बन जाएं, तब भी उसकी खुदाई में, उसकी अज़मत में, उसकी किब्रियाई में ज़र्रा भर भी ऊंचाई नहीं हो सकती। और अगर सारी ही मखलूक उसकी नाफरमान बन जाए, तब की अल्लाह की अज़मत, उसकी खुदाई और किब्रियाई में कोई ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सवाल यह है कि आखिर अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? हमारी इबादत और रियाजत की रब को क्या ज़रूरत है? उसकी तो बंदगी करने वाले उसके फ़रिश्ते ही बहुत हैं। हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद, यानी इतनी तादाद है फ़रिश्तों की जिनको हम सोच भी नहीं सकते। और हर आसमान पर अल्लाह के फ़रिश्ते हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि हर वक्त उनमें से कुछ क़याम की हालत में हैं और कुछ रकू की हालत में हैं, कुछ सजूद की हालत में हैं, कुछ की ड्यूटी है कि उन्होंने क़यामत तक सिर्फ तस्बीह पढ़नी है, कुछ फ़रिश्तों की ड्यूटी है उन्होंने क़यामत तक तमहीद कहनी है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाहु अकबर कहना है, किसी ने किब्रियाई बयान करनी है, किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, किसी ने सुबहान अल्लाह कहना है। उनकी बस यही एक इबादत है। अल्लाह करीम ने इंसान के लिए वो नमाज मुक़र्रर फरमाई जिसमें सातों आसमानों के फ़रिश्तों की इबादत को जमा फरमा दिया। गोया जो बंदा नमाज पढ़ता है उसे तमाम आसमानों के फ़रिश्तों की इबादत का सवाब हासिल होता है और इसीलिए ही इसे दीन का सुतून करार दिया गया। अब रही बात इससे दुनियावी फ़ायदे क्या हैं, रूहानी जिस्मानी फ़ायदे क्या है? देखिए, जहाँ तक रूहानी फ़ायदे हैं तो इसका दायरा बड़ा वसी, हम इस पर बाद में बात करते हैं। अब ज़रा हम थोड़ा सा जिस्मानी फ़ायदों की तरफ देखें तो नमाज दरअसल हमारे लिए लाइफ में डिसिप्लिन कायम करती है, टाइमिंग का हमें एहसास दिलाती है, टाइम मैनेजमेंट का दर्स देती है। और फिर जो आपने अल्लाह का, दुनिया कितनी पागल हुई फिर रही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा अलमिया है कि देखें आपने एक मखसूस वक्त में उठना है और उस वक्त में आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके अलावा नमाज नहीं हो। एक मिसल मशहूर है कि वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें। तो नमाज के लिए वक्त मुकर्रर किया गया तो इंसान की टाइम मैनेजमेंट होती है कि इतने में आपने फजर पढ़नी है, इतने बजे आपने ज़ुहर पढ़नी है, फिर असर पढ़नी है, यानी दुनियावी मामलात भी करने हैं। उसके साथ साथ अपने रब को नहीं भूलना। जहाँ रिज़्क़ के पीछे कोशिश व काविश करनी है वहाँ अपने रज़ाक़ से गाफिल नहीं होना, यानी रूहानी फ़ायदा एक इसमें ये है। और दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो रब के साथ आपका रब्त है, आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह की ज़ात से जो एक रूहानी कनेक्शन है, नमाज के लिहाज ज़रिए से वो कनेक्शन अल्लाह की बारगाह से मजबूत होता है। अल्लामा साहब, एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, मेरा नाम अब्दुल फताह शेख है, मुल्तान कैंट से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि एक मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ। मेरे भाई और बहनें ये ब्लैक मैजिक जो काला जादू करते हैं, उनका मेरी लाइफ पे बड़ा असर हुआ है। 30 साल से मेरी प्रॉपर्टी जो बाप की है, हेरिटेंस प्रॉपर्टी, उस सारी पे कब्जा भी किया हुआ है। अच्छा। तो मेरे ऊपर ये काला इल्म करते हैं, जादू करते हैं, हालांकि मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ। इसके बारे में मुफ्ती साहब से पूछने के क्या हुक्म है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले आप जिस्मानी और रूहानी हमें बता दें। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि जहाँ टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता है नमाज, वहाँ पर हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, उसूल और कवायद का पाबंद बनाती है कि आप किसी के साथ जो एग्रीमेंट करें, जो मुआहदा करें, किसी के साथ आपका जो रवैया है
वो बेहतर होना चाहिए। अच्छा, और अलामा उसके साहब, साथ साथ जी, जी। एक मिनट मज़ीद मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। नमाज हमें तहारत, पाकीज़गी, सफाई सुथराई का दर्स बिल्कुल। देती है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो तहारत का, कपड़े पाक हों, जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, ठीक है यानी जी। निज़ाफ़त, और फरमाया अन निज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, ठीक है सफाई अलामा जो है साहब, इस वो पर बात निस्फ़ ईमान करेंगे है। हम, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वक्फे का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद की, कि नमाज के बड़े जिस्मानी फ़वाइद हैं, रूहानी फ़वाइद हैं, जहाँ नमाज पढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ हमें फ़ायदा है, और वो भी ये कि हम एक तो अल्लाह के हुक्म की तकमील भी कर रहे हैं, दूसरा ये कि जो अल्लाह ने हमें कहा है कुरान पाक में 700 मरतबा हमें हुक्म दिया है कि नमाज कायम करनी है, उस हुक्म की तकमील हो रही है। और इसी के साथ साथ आप देखें, नमाज पढ़ने से, जहाँ अलामा साहब ने हमें बताया कि देखें, नमाज पढ़ने से जहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ें, रूहानी फ़ायदे होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, दिमागी सुकून में आप चले जाते हैं, वहाँ आप बहुत सारी बीमारियों से बच भी जाते हैं। सजदा करने से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और वो कहते हैं ना कि अलामा साहब, मेरे एक उस्ताद थे, उनसे हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो उनसे एक बच्चे ने सवाल किया, वो भी नमाज की पाबंदी के लिए बड़ा हमें कायल भी करते होते थे। तो उनसे एक बच्चे ने सवाल किया कि सर, नमाज चूँकि बड़ी होती है या इतना वक्त भी नहीं होता, तो क्या हम आदत बनाने के लिए नमाज को छोटा पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ पढ़ के नमाज कायम करने की आदत डालो, जैसे ही आदत कायम हो जाए, फ़र्ज़ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सुन्नत शुरू कर दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल अदा करने शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा आदत ऐसे बनेगी कि आप पढ़ो, आप 4 फ़र्ज़ पढ़ लो ज़ोहर के, आप 4 फ़र्ज़ पढ़ लो असर के, आप 3 फ़र्ज़ पढ़ लो मगरिब के, और इशा के फिर आप फ़र्ज़ पढ़ने के साथ साथ जो हैं वो बाकी पढ़ लें, वितर पढ़ लें। जी बिल्कुल, आदत बनाने के लिए इब्तदाई तौर पर, यानी जितना आप मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की बारगाह में जितना वक्त दे सकते हैं, वो आप उतना ही वक्त दीजिए। देखिए, अल्लाह के बारगाह में क्वालिटी को देखा जाता है, क्वांटिटी को नहीं देखा जाता। आप कितने इखलास से, कितने खुशू व खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, ऐसे नमाज पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह से बात कर रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये भी तुमसे तसव्वुर ना हो सके तो नमाज इस तरह से पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का वो मशहूर कौल है, आप फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह से हम कलाम होता है। और जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला बराह रास्त बंदे से मुखातिब होता है। और ऐसा वाकई है, जब भी आप नमाज पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें तो आप महसूस कर पाते हैं कि आप उसके बहुत करीब हैं। ये एहसास खुद ब खुद अंदर पैदा होता है। आई डोंट नो ये क्या है, ये फीलिंग वैसे क्यों नहीं आती, ये सिर्फ नमाज पढ़ने से, ये सिर्फ कुरान पढ़ने से ही ऐसी क्यों फीलिंग आती है? जी बिल्कुल, जब बंदा, बुज़ुर्ग कहते हैं, कुरान मजीद पढ़े तो ये समझ कर पढ़े कि अल्लाह ताला ने इसमें ये ख़िताब मुझसे ही फरमाया है, ये बात अल्लाह ने मुझे मुखातिब करके कही है, तब उसे ईमान की हलावत, नमाज की जो है वो चाशनी और अल्लाह की मोहब्बत महसूस होगी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए 3 एज़ाज़ उसको हासिल होते हैं। एक तो ये, जो ही वो नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है उसके सर से लेकर आसमान तक खैर व बरकत की बारिश होती है, और दूसरा उसके कदमों से लेकर आसमान तक अल्लाह ताला के मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर हो जाते हैं, चारों तरफ से उसकी हिफाजत करते हैं।
और तीसरी चीज़ ये फरमाते हैं कि एक फरिश्ता निदा देता है, उसको कहता है कि ए बंदे, अगर तुझे ये मालूम हो जाए कि तू किससे मुखातिब है, किससे राज़ो नियाज़ कर रहा है, तो इधर उधर ना देखे, इधर उधर मुतवज्जे ना हो, क्योंकि एक आली मर्तबत बादशाह के दरबार में तुम हाजिर हो। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू फरमाते, आपके चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो जाता था, और मस्जिद के दरवाज़े पर जाते तो मुख्तलिफ़ जुमले अदा करते। फरमाते, मौला मेहमान तेरी बारगाह में आ रहे हैं, और कोई करीम होता है तो मेहमानों को खाली नहीं लौटाता, हमारी झोलियाँ अपनी रहमत से भर दीजिए। और कभी फरमाते कि मौला हम गुनहगार तेरी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, मुझे अपने किसी अमल पे भरोसा और नाज नहीं है, फ़कत तेरे करम का सहारा है, तेरी रहमत के आसरे पर तेरे बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, लिहाजा हमें बख्श दीजिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अल्लामा साहब कि नमाज तर्क करने वालों के लिए कुरान में क्या हुक्म है? जी, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो नमाज का एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी गुनाहों से बच जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि बाज़ लोग नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी मुख्तलिफ़ गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। तो इसकी दो जवाबात उलमा ने दिए हैं। एक तो ये कि जब तक वो नमाज़ पढ़ता रहता है उस वक्त तक गुनाहों से महफूज रहता है, ना किसी से बात कर सकता है, ना झूठ बोल सकता है, ना गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है, ना दुनियावी काम कर सकता है। दूसरा ये कि अगर वो नमाज़ पढ़ता रहेगा तो इसकी पाबंदी इख्तियार करेगा तो आखिरकार नमाज उसे एक ना एक दिन गुनाहों से बचा लेगी। अच्छा, सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि नमाज तर्क करने वालों के लिए, हाँ जी, तर्क करने वालों के लिए कुरान और हदीस में बड़ी सख्त वईद इरशाद हुई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जो लोग मस्जिद में बिला वजह नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, अगर घरों में बच्चे और औरतें ना होती तो मैं उन घरों को जला देता, उनको आग लगा देता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी, और कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालू मा सलकुम फ़ी सक़र, अहले जहन्नम से पूछा जाएगा बताओ तुम्हें क्यों जहन्नम में डाला गया। सक़र जहन्नम की एक वादी है, किस लिए डाला गया? तो वो जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मसाकिन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन, बेहुदा फ़िक्र करने वालों, दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ हम बैठ जाया करते थे, यानी बुरी सोहबत इख्तियार करते थे। गोया नमाज का तर्क करना ये जहन्नम में जाने का एक सबब है। आज हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज हम अपनी दुनियावी मसरूफ़ियात को वक्त देते हैं, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। आज हमें रिज़्क़ का तो ख़याल है, मगर रज़्ज़ाक़ को हम भूल गए हैं। तो दुनियावी मसरूफ़ियात ये वक्त कभी ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, फिर देखें ना क्या आलम है। मैं रोज़ इस रास्ते से आती हूँ और मैं देखती हूँ कि कब्रिस्तान होते हैं। हमें नहीं पता कि ज़िंदगी आज है, अभी है, कल है, नहीं है, अगले पल है या नहीं है, लेकिन हम कैसे दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है हम उसके पीछे नहीं जा रहे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अल्लामा साहब, हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक कॉलर ने कॉल की थी और सवाल किया था, मैं चाहूँगी आप उसका जवाब दे दें।
जी, जादू के हवाले से कि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, इसके बावजूद भी जादू के असरात मुझ पर मुरतब रहते हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जहाँ कुरान और सुन्नत में नमाज़ पढ़ने की तालीम है, वहीं पर नमाज के जो खुशू व खुज़ू और अच्छे तरीके से पढ़ने की तालीम भी दी गई है। यानी नमाज में खुशू व खुज़ू का एहतमाम करें, दूसरा नमाज को रेगुलर अदा करें और तमाम अहले खाना अदा करें। तीसरे नंबर पे अपने घर में सफाई सुथराई का एहतमाम करें। चौथे नंबर पे आयतुल कुर्सी अपने घर में सुबह शाम भी पढ़ें, जब घर से निकलने लगें तब भी इसका विर्द करें और रात को सोते वक्त भी पढ़कर अपने जिस्म पर दम करें। पानी पर दम करके, जैतून के तेल पर दम करके, ये भी कुरानी आयात को इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोते वक्त सूरत फ़लक और सूरत नास कुरान मजीद की जो आखिरी दो सूरतें हैं, ये चूँकि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यहूदियों ने जादू कर दिया था, उसके तोड़ के लिए नाजिल हुई हैं। तो लिहाजा इन दो सूरतों को रात को सोते वक्त पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मल दें, तो इससे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। उसके साथ साथ तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करें। जो आदमी साफ़ सुथरा रहता है और ख़ास तौर पर हालात जिनाबत में जब गुस्ल लाजिम हो जाए तो फ़ौरी गुस्ल का एहतमाम किया जाए। जो आदमी साफ़ सुथरा रहता है उस पर जादू के असरात कम होते हैं। इसी तरह अज़कार का कुरान मजीद में जो अहादीस मुबारका में मसनून दुआएं हैं, उनके पढ़ने का एहतमाम करें। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि ताम्मात, ये हदीस मुबारका में ये दुआ आई है, या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। जो शख्स इस दुआ को सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ता है, वो हर किस्म के शर से महफूज रहता है। इसी तरह जुम्मे के दिन सूरत कहफ़ की तिलावत को भी मामूल बनाया जाए। अल्लामा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना मानना भी ये है, मुझे फ़ील होता है अगर मुझे कभी खौफ आए भी या कुछ ऐसा महसूस भी हो, आपका अगर अल्लाह पे यकीन पक्का है ना, तो आप, मुझे ऐसे फ़ील होता है, मुझे तो जब भी कोई मुसीबत आई है, कोई भी ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर तरह के इंसान को मामलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि बस अल्लाह ने अगर वहाँ से निकाल दिया तो यहाँ से भी निकाल देगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, यकीन करें, वो मामलात कैसे हल होते हैं मुझे खुद भी नहीं पता होता। आपकी गुफ्तगू से मुझे एक शेर याद आ रहा है छोटा सा, कि इसका न कर ख्याल कि गुज़रेगी किस तरह, इसका न कर ख्याल कि गुज़रेगी किस तरह, ये तो समझ के आज तक कैसे गुज़र गई। सही बात तो चाहिए कि बंदे को अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल रखें। हाँ। अप्स एंड डाउन, आजमाइशें, इम्तिहान, नमाजों के साथ साथ अल्लाह ताला आजमाइश भी फरमाता है। तो इन आजमाइशों में साबित कदम रहना चाहिए और उसके साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल और तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए कि आजमाइशों में घबरा नहीं जाना चाहिए। ना, ये भी तो है कि कुरान पाक की भी एक आयत का तर्जुमा है, मुझे अब एग्जैक्ट वो आयत तो नहीं याद, आपको बेहतर पता होगा और आप बेहतर इसका तर्जुमा बता भी सकते हैं कि जैसा तुम गुमान करोगे तुम्हें वैसा दिया जाएगा। तो मैंने इस चीज़ पे बड़ा पुख्ता यकीन है मेरा, और मैं कहती हूँ जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो इससे बेहतर है अच्छा सोचो, आप दुनिया को अच्छी नज़र से देखें, आपको अच्छा सब नज़र आएगा। आप मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी। जी बिल्कुल, अच्छी सोच का हमारे माशरे में और हमारे रवैये में बड़ा अहम किरदार है। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो आपके मामलात में ख़ुद ब ख़ुद तब्दीली आना शुरू हो जाती है और माशरे में उसके अच्छे असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारी बीमारियों का और रूहानी अमराज का ये इलाज है। तो बात फिर वही है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल रखें। इन आजमाइशों में, इम्तिहान में घबरा नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला नमाजियों के लिए भी आजमाइशें फरमाता है। तो अल्लाह की ज़ात पर ये यकीन रखें, मेरी तकदीर में जो कुछ लिखा है तो वो मुझे मिल के रहना है। वमिन खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला पर जो है यकीन होना चाहिए। देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें अपना लो। इज़ा कुम्त फ़ी सलातिका फसल्ली सलाता मुवद्दिउन। फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो तो ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे दुनिया से अलविदा होने वाला शख्स नमाज़ पढ़ता है। गोया समझो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। जब इस अंदाज से आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको खुशू व खुजू हासिल होगा। दूसरी चीज़ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, फरमाया कि इज़ा तकल्लम बिकलामिन ताज़िर मिन्हु गदन,
फरमाया जब किसी से बात करो तो बात करने से पहले सोच लो और कोई ऐसा जुमला, ऐसी बात ज़ुबान से मत निकालो जिससे तुम्हें कल को माफ़ी मांगनी पड़े, बाद में सॉरी बोलना पड़े। ठीक तो है जी, तीसरी चीज़, मैं हदीस मुकम्मल कर लूँ, तीसरी ठीक चीज़ है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो उसे तालीम दी, फरमाया व अजमाइल इयास मिम्मा अयदियन नास, लोगों के हाथों में जो कुछ है उससे अपने आप को मायूस कर लो, यानी नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात को समझो, मतम नज़र खुदा की ज़ात होनी चाहिए। अगर सारी कायनात मिलकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया उसकी मुखालफत कर ले तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात को समझो, लोगों के हाथ में जो ताकत है, कुव्वत है, इख्तियार है, जो कुछ है उससे अपने आप को मायूस कर लो। ईमान के इस दर्जे पर, लेवल पर ले जाएंगे तो हमारा यकीन मुस्तहकम और कामिल होगा। बिल्कुल ऐसे जी। एक कॉलर लाइन पे हैं हमारे साथ, काफ़ी देर से वो वेट कर रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ मुनव्वर, आपने आज भी बड़े अच्छे खुद भी सवाल कर डाले और काफी सवाल मेरे भी मेरा दशना तलब था, मैं उन सवालों के सिलसिले में। बिल्कुल जी, आप बताइए। तो मैं मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती आसिफ हुसैन साहब को जुम्मा की मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए मैं दुआ गो हूँ। दुआ के हवाले से कहा कि ये जो दुआ और इसका जो फर्क है, इसमें एक तो मेरी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी ग्रैंड डॉटर का अचानक कल वो इस्लामाबाद है जी सेटल, पेशावर बेस्ड है वैसे, तो वो उनकी वॉइस का मसला हुआ ना, तो एक साइड पे बिल्कुल वो डेथ हुए तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा। बिल्कुल। और वो शी इज ओनली 8 मंथ ओल्ड, तो बेबी है। मैं स्पेशली डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो दुआओं में हमें भी याद रखें, अपने मुल्क की सलामती के लिए भी जरूर करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं। तो ये आपका जो नाचीज भाई ये आपसे रिक्वेस्ट करता है, मेरे पूरे घर के लिए दुआ भी कर रहे हैं। और मेरा छोटा बेटा है तो ही वाज 30 ईयर ओल्ड, और मैं और वो रेगुलर नमाजी हो जाएं, क्योंकि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह 15 मरतबा हज बैतुल्ला कर चुके और बेटे ने उम्र भी किया है उनके साथ। तो बड़े दरवेश इंसान है। तो अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे और आप जैसे स्कॉलर के जो फरमुदात हैं उन पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। तो बस ये है दुआ में जो आपने फर्क बयान किया, इस सिलसिले आपसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला और जो भी बीमार है पूरे मुल्क में अल्लाह सबको सेहत अता करे। तो स्पेशली ये जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की नवाजी का, और उन जो मेरे ठीक है जी, उनकी सिस्टर बीमार है। बिल्कुल जी, ठीक है, हम दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दुआओं में याद रखना भी चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पे जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने बताया है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं दुआओं में याद रखिएगा उनको भी। और मैं खुद भी दुआ करूँगी। लामा साहब आपसे उन्होंने ख़ुसूसी रिक्वेस्ट की है कि आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला शिफा अजला अता फरमाए, उस बच्चे की खैर फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला हज़रत बीमार ज़ैनुल आबिदीन का सदका उन सबको सेहत कामिला से नवाजे, शिफा अजला अता फरमाए, हम सब की ज़हरी बातनी बीमारियाँ दूर फरमाए। अच्छा, मुझे लामा साहब ये भी बताइएगा कि नमाज बच्चों पर किस उम्र से जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है? देखिए, नमाज जो है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने की तालीम दो, उनको हुक्म दो, और 10 साल तक उनको फिर ये कहते रह जाओ, यानी 3 साल तक उनको ये प्रोसेस से गुजारो और नमाज पढ़ने की तालीम दो। और जब 10 साल के हो जाएं फिर अगर वो ना पढ़ें तो उनको मार कर नमाज पढ़ाओ, यानी कि उनके बिस्तर भी जुदा कर दो, लेकिन छड़ी से मारने की इजाज़त नहीं है। थोड़ी पता चले आप लोग शुरू हो जाएं। हाँ, ये नहीं डंडा लेके उनके पीछे पड़ जाएं। तो लेकिन मसला ये है कि जो एज पीरियड है उसके मुताबिक हम उनकी तरबियत नहीं कर पाते। 7 साल तक हम उनको मस्जिद ले जाएं, 3 साल तक अगर हम ले जाने का एहतमाम करें तो उस वक्त बच्चा माँ बाप की बात मानता है। वो वक्त हम गुजार देते हैं और फिर बाद में कहते जी बच्चे बात नहीं सुनते, या फिर 7 साल से पहले ले जाते हैं जब वो इतने ही छोटे होते हैं कि मस्जिद में दूसरे नमाजों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ लामा साहब देखी भी हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को जब मसाजिद में ले जाते हैं ना, तो बेचारे जब नमाजी सजदे की हालत में होते हैं तो वो उनको तंग कर रहे होते हैं।
चूँकि वो हद शऊर को नहीं है, जब वो वो समझने की बच्चे उम्र हैं। है तो 7 साल तक। इसमें बड़ी हिकमत है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये एज बताई है कि 7 से 10 साल तक आप उसको तालीम देते रहो, 3 साल आप मुसलसल कहते रहें। अब एक बच्चे को 3 साल तक जब दिन में 5 मरतबा कहा जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मुझे नहीं उसकी लगता वो आदत बन 3 साल जाएगी। तक ज़रूरत भी पड़ेगी, जब आप 1 महीना ही अगर ये रूटीन कर लेंगे तो बच्चा शुरू हो जाता है। हाँ जी। अच्छा अल्लामा साहब, एक और चीज़ जो लोग अक्सर, अब ज़ाहिर है दुनियावी मसरूफियात भी हैं, काम भी हैं, हमने दीन और दुनिया को इकट्ठे लेकर चलना भी है। अच्छा, अगर नमाज़ पढ़ ली जाए और उसमें दुआ ना मांगी जाए तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है और सुनने में भी ये आता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी नमाज का। तो वो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी आप एहसान नहीं कर रहे नमाज़ पढ़ के। तो ये मामला ज़रा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। मैं पर्सनली भी चाहती थी कि मैं आपसे ये बात पूछूं, लेकिन इसका जवाब आप मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद दीजिएगा। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अल्मा साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप बताइए नमाज का दुआ के साथ क्या ताल्लुक़ है? एक तो वक्त भी हमारे पास कम है, मुख्तसर बता दें। कुछ लोगों का मानना ये है कि नमाज अगर आप पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ लिए या आपने पूरी नमाज पढ़ ली और दुआ नहीं की, तो वो कहते हैं कि जी आपकी तो नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपने दुआ नहीं मांगी। हाँ तो जी, ऐसी बात नहीं है, नमाज बिज़ाते ही खुद एक इबादत है, अच्छा, उसका फिर अपना एक फ़ायदा और है। चीज़ माज़रत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक और चीज़ भी वो लोग कहते हैं, मेरे सुनने में ये आया कि अल्लाह को आपकी नमाज की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़नी है तो आप पूरी पढ़ें। देखिए, नमाज तो एक अलग इबादत है और दुआ एक अलग इबादत है, ताहम इनका बाहमी रब्त और लिंक ज़रूर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, जब तुम नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो फिर दुआ में मशगूल हो जाओ। इसकी तफसीर में उलमा ने ये बात फरमाई है। तो दुआ, अद्दुआ मुख़ुल इबादा, अस्सलातु हुवल इबादा, नमाज इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, आप नमाज के बाद दुआ फरमाते थे और कबूलियत दुआ का वक्त होता है नमाज के बाद। लिहाजा इस पे नमाज के बाद जहाँ आपने इबादत की है वहाँ इबादत के मग़ज़ को भी ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन लाजिम नहीं है। अगर किसी ने नहीं दुआ मांगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि इसको नमाज ने कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, इसकी नमाज कबूल नहीं हुई। देखिए, गारंटी का किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से मिलता है उस सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। ठीक अब है। बात ये कि अब बाकी एहसान क्या किया है अल्लाह की ज़ात पर, यकीनी तौर पर कोई एहसान नहीं है। ये देखिए, बल्कि जो शख्स कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो भी तू कौन होता है नहीं पढ़ने? असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह में आने की तौफीक ही नहीं दी, तो कैसे अपने घर में कायम आने की, कैसे हो अपनी सकती है? झुकने की तौफीक ही नहीं मिली अल्लाह की तो बारगाह में। कैसे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो किस तरह इस काबिल हो सकते हैं कि वो नमाज पढ़ें? तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और इसी बात को ही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो शख्स नमाज का एहतमाम नहीं करता, इसीलिए नमाज को दीन का सुतून करार दिया गया। तो जो शख्स बग़ैर नमाज के फिरता है वो ऐसा है जैसे सर कटी हुई लाश होती है। कभी देखिए आपने सर कटी लाश, खाली धड़ पड़ा हो, सर ना हो उसका। नमाज जो है वो दीन का सतून है, उसका दीन, उसका ईमान ऐसा है कि जैसे बग़ैर सर के वो चलता फिरता धड़ है। देखिए, हम कहते हैं हमारा ईमान जनाब, हमें हम कब्र में उठेंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे। हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन जो ईमान आपको सुबह बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं ले जा सकता, वो ईमान आपको कब्र से उठा तक जन्नत में कैसे ले जाएगा? वो इतना कमज़ोर सा ईमान आपने रखा हुआ है। तो लिहाजा ईमान की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि अपनी ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान कर दिया जाए और जहाँ अल्लाह रसूल का हुक्म है उसके मुताबिक आदमी काम के लिए अच्छा खड़ा अल्लामा हो। साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए नमाज का क्या हुक्म है, ख़ुसूसी हुक्म? अय्याम मखसूसा में आपको पता है ख़वातीन को नमाज माफ़ है। बिल्कुल। इसी तरह बच्चे की विलादत के बाद भी नमाज की माफ़ी है।
तो बाकी दिनों में उन पर नमाज़ पढ़ना लाजिम है। इस्तिहाज़ा के दिन हों, यानी बीमारी की वजह से अगर कोई ऐसा मसला है तो ऐसी सूरत में वो नमाज का एहतमाम करेंगे। जिस तरह मर्दों के लिए नमाज का हुक्म है, इसी तरह औरतों के लिए नमाज 5 वक्ता फ़र्ज़ है। अलबत्ता नफली इबादत, जो तवील नफली इबादत हो, वो अपने खामंद अगर उससे नाराज़ होता है या मना करता है तो फिर नफली इबादत नहीं करनी चाहिए और फ़र्ज़ के एहतमाम तक महदूद रहना चाहिए। अच्छा, बाकी तरीके में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, ठीक हो गया। नमाज के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या नमाज जो है, अगर वक्त की कमी हो या आपको पता हो या कहीं जाना हो, आपने कोई काम पे जाना हो, जैसे वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उन्होंने काम पर भी जाना, ऑफिसेज में जाना, तो क्या नमाज की पाबंदी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि दिन में 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ ली, जैसे ज़ुहर और असर को मिला के पढ़ लिया, मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ लिया? देखिए, मैंने पहले कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी है कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। अल्लाह फरमाता है कि नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, तो वक्त का होना नमाज की बुनियादी शराइत में से है। तो वक्त के बगैर अगर नमाज पढ़ेंगे तो अदा हो जाएगी, कज़ा होगी या अदा होगी, बहरहाल नमाज हो जाएगी, लेकिन वक्त होना ज़रूरी है। अब जो नमाज़ें 2 जमा की जाती हैं वो जमा बैन सूरतैन होती हैं, यानी शक्ल के लिहाज से वो बज़ाहिर इकट्ठी हो रही हैं। तो मिसाल के तौर पर ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो रहा है, असर का वक्त स्टार्ट हो रहा है, आपने ज़ुहर को आखिरी वक्त में पढ़ा और असर को इब्तदाई वक्त में पढ़ा, तो ये सूरत जायज़ है। बअमर मजबूरी इसी तरह किया जा सकता है, वगरना जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर नमाज को अलग अलग वक्त में पढ़ते थे, तो इसी तरह अलग वक्त में पढ़ना चाहिए। तो हम सफ़र वगैरह की मजबूरी में सूरी तौर पर उनको जमा किया जा सकता है। ठीक है, जब सफ़र की बात हो रही है तो ये भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि सफ़र के दौरान नमाज़ पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है? जिस तरह आम नमाज का तरीका है, सफ़र के दौरान भी वही तरीका है, सिर्फ़ कसर नमाज होगी। यानी अगर शरी मुसाफत बनती है 57.5 मील या जो कि तकरीबन 92 किलोमीटर बनता है, अहनाफ के नज़दीक अगर इतनी आपकी मुसाफत है और 3 दिन से कम अरसा यानी कम दिन रहने का आपका इरादा है, तब तो आप मुसाफिर होंगे। 3 दिन से ज़्यादा इरादा है या सफ़र की मुसाफत इससे कम है तो आप मुसाफिर नहीं होंगे। इस दौरान जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, जो 4 रकातें हैं, वो 2 पढ़ेंगे, यानी कसर करके पढ़ेंगे। बाकी अमूमी तौर पे सवाल पूछा जाता है सुनन और नवाफिल के लिहाज से, तो जब फ़र्ज़ों में तख़फ़ीफ़ है तो सुन्नतों की बदरजा औला तख़फ़ीफ़ है। ताहम अगर आपके पास वक्त है, पढ़ना चाहते हैं तो नफली इबादत है, कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आपने किसी से पैसे लेने हैं, वो बंदा कहता है जी आप परसों दे लीजिएगा, या कोई चीज़ उठानी है जी आपको परसों मिलेगी, आप 3 दिन आप फारिग हैं, कोई आपको मसरूफियत नहीं, आप फ़र्ज़ों में तख़फ़ीफ़ करें। बाकी आपके पास वक्त है, मौजूद है, फरागत है, आप सुनते नफलें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, इसमें कोई है नहीं पढ़ना तो वक्त नहीं है ना पढ़ें। शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, इजाज़त देती है, जहाँ रुख्सत का वहाँ रुख्सत हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नमाज कायम करने से सिर्फ हमें 1, 2, 3, 4 फ़ायदे नहीं हैं, बल्कि ऐसे सैकड़ों फ़ायदे हैं जो शायद आज हम यहाँ पे गिन भी नहीं सके, आज हम यहाँ पे आपको बता भी नहीं सके। तो नमाज कायम करें और कोशिश करें कि आपके घर में जो बच्चे हैं आप उनको भी नमाज कायम करवाएं, क्योंकि ये आदत जो होती है ये आपने बचपन से बिल्ड करनी होती है। लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़े अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।